सकेंगे। ये आपका जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होता है, एक तो आईसीटी, दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एक रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, बाकी हाइडल एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और मिसलेनियस में कुछ-कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बायोटेक्नोलॉजी में जो कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है, उसी तरीके से आईसीटी, कन्वेंशनल कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, एआई के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग, डीप फेक्स, शैलो फेक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स, स्पेस में जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, आर्यभट्ट से लेकर के अभी तक या इसरो का डेवलपमेंट हुआ है, एक वो होता है, बाकी कौन-कौन सा मिशन है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान 1, 2, 3, गगनयान, आदित्य L1, शुक्रयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये आपका इधर नॉन कन्वेंशनल है। उसी तरीके से चौथा आपका रिन्यूएबल एनर्जी टॉपिक्स, इसमें जो एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया का एनर्जी सेक्टर कौन-कौन सा है, पंचामृत क्या है, बाकी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में कौन-कौन सा है, रिसेंट में कौन-कौन सा न्यूज़ में रहा है। और ये कुछ जब ब्लैंक हो जाए टोटली, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक इन वेरियस फील्ड। तो कुल 5-6 सेक्शन है। एक आपका पहला बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा आईसीटी, तीसरा नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा आपका एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और ये एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक। और एक सेक्शन एनवायरनमेंट का भी, एनवायरनमेंट में भी हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन कि कैसे साइंस एंड टेक का यूज़ करके एनवायरनमेंट को कैसे, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम लोग जो टॉपिक्स अलग-अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या यूज़ हो सकता है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्थ में क्या है, ये सब हम लोग बहुत डिस्कस भी किए थे। थोड़ा-सा रेसिस्टेंस में लगा कि नहीं कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो जा रहा है, तो हम लोग लगभग 30 टॉपिक्स का बनाए थे टॉपिक, उसमें लगभग 10-12 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस भी किए थे। डिजास्टर हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें आपका एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन में जहाँ पे आप टोटली ब्लैंक होते हैं, तो ब्लैंक जब होते हैं तो अपना जो कन्वेंशनल सिलेबस है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या-क्या हो सकता है, नैनो बबल, नैनो पोर्टल, उसी तरीके से आप आईसीटी में देखते हैं तो आईसीटी में कौन-कौन सा हो सकता है, आईईसी हो सकता है, उसके अलावा एआई का यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, आजकल सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, फिर उसी तरह से आ जाएँगे बायोटेक में। तो यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक, जब टोटली आप ब्लैंक है कि कैसे साइंस एंड टेक का यूज़ करके जो वेरियस फील्ड से अलग-अलग फील्ड में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम सिलेबस का यूज़ करके उसको हम लोग दिखाए भी थे, सिखाए थे कि कौन से कैसे-कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा-सा शॉर्ट में अपना सिलेबस देख लेते हैं कि इसको, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कन्वेंशनल सिलेबस है, ये आप लोग तैयार ज़रूर किए होंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में क्या होता है, मूलतः तो कोर बायोलॉजी, इससे प्रश्न नहीं आता है तो इसको ज़्यादा, और आपने पीटी के टाइम में पढ़ा होगा तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी और साथ-साथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी मूलतः एक एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन होता है, हेल्थ का। जैसे एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स, बीटी ब्रांजल है, बीटी कॉटन है, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक जीन एडिटिंग, ये दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, ये आपका शॉर्ट आंसर में आ सकता है। क्या होता है बेसिक डिफरेंस जीन एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कोई बताएंगे? सर जीन एडिटिंग में जो है ना, जो जीन खराब रहता है तो उसको हटाकर सिर्फ उसको साथ जोड़ वगैरह दे दिया जाता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग मॉडिफाइड उसमें लगाया जाता है। ठीक है, कोई और बताइए। मैंने बेसिक डिफरेंस पूछा, तो जीन एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई और नहीं, ब्लैंक। सर जीन हाँ, एडिटिंग में मतलब उसी का जीन यूज आप किया आपका जाता है, हो गया, लेकिन आपसे आपसे दूसरा कोई बताएंगे। देखिए, जीन एडिटिंग में जो होता है ना कि खुद का ही डीएनए का, जब उसी का डीएनए, जिसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का ही जीन को यूज करके उसको एडिट किया जाता है, जो आपका डिस्क्रिप्ट, जो खराब डीएनए का जीन है उसको हटा दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बाहर से दूसरे एनिमल्स का,
दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन ला करके उसको हम लोग उसमें रिकम्बिनेंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बेसिक है, इसको तो पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े तो। जीन थेरेपी होता है। जीन थेरेपी का मतलब वही है कि जो भी डिस्टर्ब जीन है या खराब जीन है उसको कैसे हटा करके और दूसरा जीन लगाते हैं। अलग अलग प्रक्रिया है। ये कार्टी सेल थेरेपी ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, 2-3 साल से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। 3 पेरेंट बेबी क्लोनिंग, तो ये आपका 7 नंबर 8 मार्क्स में आ सकता है, जिसको एक बार देख लेंगे। जीन साइलेंसिंग क्या होता है? वही जो डिस्टर्ब जीन है या खराब जीन है उसको साइलेंट कर देना, ताकि वो हेल्दी सेल्स को अफेक्ट नहीं करे। जीन रेगुलेशन वही टर्म है। तो ये टर्म से घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा टर्म आता है तो उससे घबराएंगे नहीं। जीन साइलेंसिंग, जीन रेगुलेशन एक ही चीज है। जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगभग वही है कि जीन को कैसे हम लोग खराब जीन को हटा करके उसमें हेल्दी जीन लगा दें और वो सही से वर्क में हम लोग देखते हैं क्या। सॉरी, सेल में 3 टाइप होता है। एक सोमेटिक सेल होता है, जर्मलाइन सेल होता है, स्टेम सेल होता है। 3 तरह का सेल होता है। सोमेटिक क्या होता है? जो जर्मलाइन जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसमें एक्स और वाई, और रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके जो बचा सेल उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल। स्टेम सेल में क्या है? ये हम लोग का टॉपिक रहा है, कन्वेंशनल टॉपिक रहा है, तो इसको जरूर पढ़ना होगा। एम्ब्रियोनिक, एडल्ट। मेनली स्टेम सेल में भी 2 टाइप होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, एडल्ट होता है। एम्ब्रियोनिक में ही हम लोग पढ़ते हैं टोटीपोटेंट, प्लुरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट और इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वाला कौन सा? जो कि बाहर से ऑर्गेनिज्म से बाहर जो हेल्दी जीन है या हेल्दी सेल है उसको ला करके उसको सही किया जाता है, जो खराब जीन है उसको हटाया जाता है। टोटीपोटेंट, प्लुरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ये तीनों में क्लियर है सभी लोग? टोटीपोटेंट क्या होता है कि वो डेवलप हो सकता है होल ऑर्गेनिज्म में। टोटीपोटेंट ऐसा स्टेम सेल होता है कि जिसको कि होल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एग्जांपल में जाइगोट होता है, जो कि होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। प्लुरिपोटेंट होता है जो कि होल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, जैसे कि मान लिए वो उस सेल से हाथ बन गया, पैर बन गया, लेकिन होल बॉडी नहीं बनेगा। मल्टीपोटेंट में क्या होता है? जैसे कि बोन मैरो है एग्जांपल में, तो बोन मैरो में जो सेल है डेवलप होगा एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डेवलप होता है। इंड्यूस्ड में जो बाहर से लाएंगे, इंड्यूस्ड इसका नाम ही है, जो बाहर से सेल लाएंगे उसको इंड्यूस्ड करके डेवलप करेंगे, मतलब जहाँ खराब जीन है उसको हटा करके। तो ये आपका 7 नंबर 8 नंबर में आ सकता है, शॉर्ट वाला में ही, इसलिए कन्वेंशनल, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब ये देख लीजिए इधर आपका कन्वेंशन, यही दिक्कत है, मान ली हट नहीं रहा ये। हाँ ठीक है, देखिए। हाँ, ये आपका न्यूज में कौन कौन सा टॉपिक रहा है, जैसे इसको आप, ये आएगा नहीं 7 नंबर 8 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप यूटिलाइज करेंगे। जैसे ये एक तरीका है ब्रिज रिकम्बिनेज मैकेनिज्म। ये आप बायोटेक्नोलॉजी का जब एप्लीकेशन प्राप्त, एप्लीकेशन में तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, आपका एनिमल साइंस में, फूड साइंस में, स्टोकेस्टिक सेल टाइप, सब आपने कन्वेंशनल में देखा। लेकिन अब ये नया टर्म है, चर्चा में रहा है इस बार, बीआरएम, ब्रिज रिकम्बिनेज मैकेनिज्म। तो इसको आप एप्लीकेशन पार्ट में यूज कर सकते हैं। नेचुरली डीएनए एडिटिंग टूल होता है जो कि जंपिंग जीन को एक ही बॉडी में, जिससे कि आपका ये जो जीन होता है, तो उसको मान लीजिए कोई खराब है तो कुछ जल्दी हट जा रहा है, कोई खराब है तो इसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया क्या है, डीएनए एडिटिंग टूल ही है, बस इसको नाम आप ध्यान रखेंगे। वन डे वन जीनोम, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसमें डीबीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लास्ट में कंक्लूजन में भी आप या सजेशन में दे सकते हैं कि ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, कि अगर हम डेली एक वन डे वन जीनोम, एक दिन में एक जीनोम को स्टडी करें और उसको पोर्टल पे अपलोड करते जाएं, उससे बेनिफिट ये होगा कि धीरे 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 हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो वैक्सीन बनाने में या अलग अलग प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या डिजीज होता है, उसको हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं और ड्रग थेरेपी हम लोग बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये भी एक इनिशिएटिव है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसका प्रश्न नहीं आएगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, टर्म है। ये देखिए एक्सोसोम्स, एक्सोसोम्स ये क्या है? ये भी टर्म रहा है चर्चा में।
नेचुरली ऑर्गेनिज्म ये भी एक अंग होता है, ठीक है? बॉडी में एक अंग होता है नेचुरली ऑर्गेनेल्स फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे टारगेटेड थेरेपी होता है ना कि जहाँ पे मान लीजिए कि कैंसर जिनको होता है, मान लीजिए सपोज़ करिए कि यूट्रस में है, तो डायरेक्ट जहाँ पे खराब हुआ है वहीं पे जाकर के वो सही करेगा ताकि बाकी जो हेल्दी सेल्स है उसको डिस्टर्ब नहीं हो। ये भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है 7 नंबर में शॉर्ट आंसर में। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी ओओसी, इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग जो भी वैक्सीन बनाते थे या किसी भी तरह का मेडिसिन बनाते थे, तो उसमें ट्रायल करते थे। प्री क्लिनिकल ट्रायल होता था, फिर ह्यूमन ट्रायल होता था, तो 3 तरह का ट्रायल होता है। तो उसमें क्या होता है कि एनिमल पे भी ट्रायल करते थे। एनिमल पे ट्रायल करने का मतलब क्या है, जैसे पिग पे कर सकते हैं, रैट पे कर सकते हैं। अब उसमें कई बार होती है कि नया वैक्सीन बना है, उसको हम इंड्यूस किए, पता चला कि वो उस पे साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसकी जान भी जा सकती है। दैट्स व्हाई ये ऑर्गन इन चिप क्या है एक तरह से, ये टोटली आपका आर्टिफ़िशियल है। सारा एक ह्यूमन बॉडी का ही जिस तरह से हम लोग बोलते हैं उसको सिमुलेशन टेक्निक। ये बॉडी का ह्यूमन बॉडी का या एनिमल बॉडी का एक सिमुलेशन रहेगा। सारा कुछ उसी पे ल उसमें सारा जितना भी सेल का पार्ट है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ब्लड सेल है, सभी कुछ एक साथ एम्बेड रहेगा उस चिप पे और वो आसानी से उस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार का इफ़ेक्ट हो रहा है। टी सेल का क्या रिएक्शन है, बी सेल का क्या रिएक्शन है, बीटा सेल का क्या रिएक्शन है, डब्ल्यूबीसी कैसे काम कर रहा है, सारा उस पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन ऑन चिप बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो इस पे 7 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। इसी से संबंधित टर्म है ऑर्गेनॉइड्स, स्फेरियोइड्स, बायोप्रिंटिंग। ऑर्गेनॉइड्स क्या होता है? जब सेल डेवलप होता है टिश्यू से। स्फेराइड्स क्या होता है? 2D में जब हम लोग देखते हैं किसी स्ट्रक्चर को, ये ऑर्गन चिप क्या है टोटली एकदम जिस तरह से बॉडी ह्यूमन बॉडी का होता है शेप या एनिमल बॉडी का शेप होता है वैसा ही होता है। बायो प्रिंटिंग में क्या होता है, जब हम लोग 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके और वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ये टर्म भी चर्चा में रहा है। ह्यूमन जीनोम, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, फिनोम इंडिया, इंडिजन, ये सब एक ही तरह का प्रोजेक्ट है। एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं। ये सारा मैं एक जगह इसलिए लिखा हूँ ताकि आप इसको मेंस के आप जब साइंस एंड टेक लिखें, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक लिख रहे हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार होता है कि याद नहीं रहता है, तो ये सब कीवर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। ह्यूमन जीनोम, जीनोम इंडिया ये क्या है? ह्यूमन जीनोम ये वर्ल्ड लेवल पे है। वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट चल रहा है कि उसमें जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ह्यूमन हो सकते हैं अलग-अलग वैरायटी के, अलग-अलग कंटिनेंट के, उसका जीनोम को स्टडी करना। जीनोम इंडिया क्या है? इंडिया लेवल पे है और ये डीबीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें लगभग 10,000 जीनोम पे स्टडी किया जा रहा है। फिनोम इंडिया क्या है? ये भी जो हम लोग होता है ना 2 तरह का होता है, फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। कोई जानते हैं क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस, फिनोटाइप और जीनोटाइप? फिनो फिनोटाइप होता है जो कि लक्षण सामान्य रूप से दिखता है और जीनोटाइप होता है जो कि उसमें अंतर्निहित गुण होता है उसका। ठीक है, हाँ। देखिए फिर जीनोटाइप का मतलब हो गया कि जो अंदर वाला है ना, जैसे कि आप समझ लीजिए कि उसमें से रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है मेल होगा कि फीमेल होगा या उसमें जो बेसिक और फिनोटाइप में क्या होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, वो फिनोटाइप हो गया। कहने का मतलब कि जीनोटाइप इंटरनल अपीयरेंस, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये फिनोम इंडिया का भी प्रोजेक्ट है जो कि सीएसआईआर लॉन्च किए है और इसमें भी फिनोम पे स्टडी करना है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कौन-कौन सा जीन पे इफेक्ट कर रहा है, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग बनाना है। इंडिजेन ये सीएसआईआर का भी वही काम है, जीनोम का ही कलेक्शन करना। ये देख लीजिए यूनिफाइड जीनोम चिप, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन है। यूनिफाइड जीनोम चिप ये क्या है? ये कैटल ब्रीड्स अभी रिसेंटली ऑनरेबल पीएम ने इसको लॉन्च किया है। उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या होगा कि कैटल ब्रीड्स को हम लोग कैसे उसमें जीन को चेंज करें, जिस तरह से हम लोग क्रॉप्स में जीएम क्रॉप्स यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये यूनिफाइड जीनोमिक चिप उसमें लगाया जाएगा और 2 तरीके से अलग जो हेल्दी सेल्स है या हेल्दी ऑर्गेनिज़्म है, हेल्दी एनिमल्स है, उसका जीन उसमें एडिट किया जाएगा, डाला जाएगा और ताकि इम्प्रूवमेंट किया जाए। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, मिल्क का हो या और भी जो चीज़ें उसको यूज़ किया सकता है। ये चर्चा में रहा है।
ये आ सकता है 7 नंबर में, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये पॉलिसी है। तो यह अगर नहीं भी आता फिर भी इसको ज़रूर आप लिखेंगे। जब भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न आए या कहीं आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन में तो इसका यूज़ हो सकता है। बायो ई3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के लिए भी कैसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेम सेल से बात हो रहा है या हम लोग जीएम क्रॉप्स का बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट, ड्रग रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या हुआ, आज जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल लिम्ब कृत्रिम अंग बन रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जो स्किल्ड चीज़ें चाहिए या ड्रग जेनेटिक या टारगेटेड ड्रग जो मिल रहा है तो वो सब बनाए, पर्सनलाइज्ड ड्रग बन रहा है। तो ये सब में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो बायो ई3 इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा है। सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट, ये चर्चा हम इसलिए रहा है कि एआई को यूज़ करके यहाँ पे आप देखिए, जहाँ एआई की चर्चा है वहाँ पे अभी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एआई को यूज़ करके एआई ही जीन एडिट करेगा। इसे तो साइंटिस्ट कर ही रहे हैं। तो ये आपका चर्चा में रहा, इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। हम लोग क्या-क्या देख लिए, बायोटेक्नोलॉजी इसका एप्लीकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, सेल, सोमैटिक, जर्म लाइन, स्टेम सेल। स्टेम सेल में भी 2 टाइप होता है। इधर आपका हो गया बीआरएम पढ़ लिए, वन डे वन जीनोम, एक्सोजीनोम, ऑर्गेन ऑन चिप, ये सब एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इधर जो न्यूज़ में रहा है उसमें 2 ज़रूर देख लेना है, एक बायो ई3 पॉलिसी और दूसरा ऑर्गेन ऑन चिप। बाकी जो कन्वेंशनल है वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज कहाँ भर रहा है इसे? रुपेश जी, ठीक, देखिए इधर आईसीटी दूसरा आपका टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है आईसीटी, जिसमें हम लोग आईसीटी हो गया, एआई हो गया, कंप्यूटिंग हो गया। अभी आईसीटी में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहा है आपका एआई। एआई में भी उसमें भी 2-3 तरह का होता है। एक होता है नैरो एआई, जो इससे पहले अभी जिसके पास कुछ नहीं, जो डेटा गूगल में अवेलेबल है या क्लाउड कंप्यूटिंग में अवेलेबल है, वही डेटा को इंटरप्रेट करके वो बताती थी। कुछ अलग से वो जनरेट नहीं करती थी। एजीआई आया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें क्या हुआ कि वो कुछ-कुछ जनरेट करना शुरू की, जैसे प्रोग्रामिंग किया गया तो थोड़ा-सा वो जनरेट करने लगी, अलग-अलग जगह से कंटेंट आने लगी। सुपर इंटेलिजेंस में क्या हुआ कि वो खुद से भी इंटरप्रेट कर रही है, और जो क्वेश्चन मतलब उसको, जैसे कि क्या होता है कि सिर्फ एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक होता है सब्जेक्टिव टाइप, तो सब्जेक्टिव टाइप भी ये जनरेट कर पा रही है। तो 3 तरह का एआई का आप ध्यान रखेंगे, आप जहाँ पे एआई का बात हो तो थोड़ा-सा अच्छे से अरेंज करके, ये 3 तरह का एआई होता है। उसमें भी जो जनरेटिव एआई, जो न्यूरल वेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल वेस्ट या बोलते हैं बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये सब कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ या इसमें लिखा हुआ है, उसको आप साइंस एंड टेक में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हिंदी, इंग्लिश में कुछ नहीं है, दोनों कॉमन चीज़ है इसमें। तो ये हो गया मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गया, वो यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें न्यूरल डेवलपमेंट या न्यूरल सेल्स, न्यूरल ब्रेन्स वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। मतलब बीसीआई का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। डीप डीप लर्निंग क्या हो गया? इसका एडवांस वर्ज़न है। जब उसी में और एडवांस्ड एलएलएम का यूज़ कर लिए, वो अपने आप जनरेट कर पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो वो डीप लर्निंग हो जाता है। बस ये समझिए कि मशीन लर्निंग लेस एडवांस्ड है, डीप लर्निंग ज़्यादा एडवांस्ड है। वहाँ पे एक तरह से समझिए कि न्यूरॉन बेस्ड, जिस तरह से ब्रेन, ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, ठीक उस इसी प्रकार से डीप लर्निंग जो एआई उस काम करता है। ये देख लीजिए एलएलएम, जो हाइली एडवांस्ड प्रोग्राम है, हम लोग 0-1 बाइनरी, सेकेंडरी या जावा, पाइथन, उससे बहुत आगे कंप्यूटर आ चुकी है। अब प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ये सब। एलएएम में क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज एक्शन मॉड्यूल्स। ये होता क्या है? लार्ज एक्शन मॉड्यूल्स में ये चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसमें चिप लगा दिया गया है, जिसको न्यूरालिंक, जो स्टारलिंक ने, एलन मस्क का जो कंपनी है एक्स, उसने किया भी था लॉन्च। तो उसमें क्या था कि उसको चिप सेट कर देंगे। अगर सपोज करिए कि और उसमें ऐसा लगा दिया गया सेटअप कि उसका माइंड जो रीड करेगा,
जैसे उसके विकलांग है, वो हाथ से विकलांग है, उसका जो माइंड रीड करेगा वहाँ कंप्यूटर में दिखाएगा, उस तरह से ऑपरेट कर पाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि लार्ज एक्सेल ये यूज कर सकते हैं, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये टर्म ये सब चर्चा में रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे एआई से संबंधित। आइए डीप फेक्स, सोलो फेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीप फेक्स क्या होता है, कोई बताइए? डीप फेक्स, सोलो फेक्स में क्या अंतर है? तो शैलो फेक में है जो सिंपल इमेज पर ही किसी का फोटो लगा दिया जाता है, लेकिन डीप फेक में है ना उसको चेहरा को ज्यादा मॉर्फ कर दिया जाता है। एक खिलाड़ी का भी हाँ, हुआ था। ठीक है। डीप फेक में क्या हो कि वो एडवांस्ड हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एडिट कर देते हैं, जहाँ की पता नहीं चलता है वो जो वॉइस हो चाहे इमेज हो। शैलो फेक में क्या होता है कि बहुत एडवांस वर्जन नहीं है, बहुत सिंपल एडिटिंग होती है, जिसमें कि इजीली देखा जा सकता है कि वो एडिट किया गया है। इसमें डीप में पता नहीं चलता है। तो जब भी आप अंतर लिखने का बात आए तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या एडवांस वर्जन है, उसमें एडिटिंग किस लेवल का होता है, इजीली ट्रेसेबल है कि नहीं ट्रेसेबल है। डॉक्सिंग, किसी भी तरह का आपका पर्सनल वीडियो, पर्सनल इमेज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या कहीं इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, उसको हम डॉक्सिंग बोलते हैं। कन्वेंशनल में एक चीज़ और रहा है, ये आपका AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये 4 तरह का रियलिटी होता है। ऑगमेंटेड क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। वर्चुअल रियलिटी में क्या है, जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, टोटली एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड से आप कट आउट हो जाते हैं। मिक्स्ड रियलिटी, ये दोनों का मिक्सअप है, ये 7 नंबर में आ सकता है, तो मैं इसको लिख दिया हूँ। एक्सटेंडेड रियलिटी मिक्स्ड रियलिटी का ही एडवांस वर्जन है। ये चारों टर्म याद रखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये चर्चा में रहा ही है, 3-4 साल से चल रहा है। ये इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, पर्सनलाइज होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सुपर कंप्यूटर, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन मिशन पहला रहा था, एरावत है, सबसे वर्ल्ड का फ्रंटियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वांटम कंप्यूटर, इसमें 3 टर्म होता है, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट। जब मान लीजिए 7 नंबर में आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर, हाउ इट्स एप्लीकेशन, इसका क्या उपयोग है, तो इसमें जरूर ये बता देंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है। जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हम लोग क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर का एडवांस्ड वर्जन है। ये किस पे काम करता है, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपरपोजिशन पे, इंटेंगलमेंट पे, इंटरफेरेंस पे। सुपरपोजिशन क्या होता है, कोई बताइए? क्यूबिट्स पे काम करते क्यूबिट्स ओवरलैपिंग पे तो होता है काम सर। करता ही है। सुपरपोजिशन सेम होता क्या है? एक दूसरे पर जीरो और वन क्लियर होता है, मतलब जीरो और वन दोनों एक साथ आ सकते हैं ना तब। एक और साथ इंटेंगलमेंट, मल्टीपल स्टेट्स में ये रह सकने का उसका प्रॉपर्टी होता है। इंटेलिजेंट जनरल होता है कि कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, हर एक स्टेट जो है कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है। देखिए, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यही कि सुपरपोजिशन में क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल स्टेट में रह सकता है, मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम। क्या हो गया कि क्वांटम पार्टिकल का ऐसा एबिलिटी कि एक समय पे 2 स्टेट में रह सकता है, 0 और 1। जो कंप्यूटर जब कंप्यूटर का जो रीडिंग है बाइनरी और डेसिमल, तो 0 और 1 एक साथ एग्जिस्ट करेगा। इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि दोनों इस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं, 2 पार्टिकल्स बिकम लिंक्ड, इस तरह से लिंक्ड होते हैं जो कि टोटली दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर पता चला कि यहाँ पे 0 है तो स्वाभाविक पता चल जाएगा कि वहाँ पे 1 है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका एप्लीकेशन है और किस पे काम करता है, तो क्यूबिट्स का यूज किया ही जाता है, 0-1 साथ में चलता है। रोबोटिक्स सर वैसे लास्ट चर्चा में में रहा क्या है। है? लास्ट में इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस तो जैसे लाइट का इंटरफेरेंस होता है, पार्टिकल्स कैन बी इन मोर देन वन प्लेस राइट। अब एक समय पे क्या रह सकता है, एक से अधिक जगह पे रह सकता है, और साथ-साथ दे कैन क्रॉस देयर ऑन। देखिए, अब जैसे कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे लाइट में कि एक साथ ब्राइट और
ये कंट्रास्ट होता है और एक उसका क्या नाम है, 2 तरह का लाइट होता है ना, जिसमें कि एक डीप और एक लाइट, एक हल्का होता है और एक, जैसे कि आप साउंड वेव्स में पढ़ते हैं, साउंड वेव्स भी 2 तरह का होता है, एक संपीड़न होता है, एक विलयन होता है, कंप्रेशन और एक उसको संपोषी क्या होता बोलते है, विषमपोषी होता है, व्यतिकरण नहीं, संपीड़न और विलयन बोलते हैं। साउंड वेव्स में जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे नहीं, यहाँ उसी पर तरीके, व्यतिकरण में बता रहे लाइट। अच्छा हाँ, क्या बोलते हैं उसको? संपोषी व्यतिकरण और विषमपोषी या फिर अच्छा, कंस्ट्रक्टिव या कुछ इसी तरह का नाम है। हाँ, तो ये डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव मतलब ये है कि इंटरफेरेंस। एक ही साथ एक डार्क रहेगा और एक लाइट रहता है, ठीक है? दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 0 1 0 1 0 करके। नेट न्यूट्रलिटी जानते ही हैं, इसमें प्रयास ये करना है कि सभी जितने भी आईएसपी है, सभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए, या जितने भी वेबसाइट्स है, सपोज करिए फ्लिपकार्ट है और मान लिया अमेज़न है, तो दोनों पे इंटरनेट सेम सुविधा मिले। ऐसा ना हो कि मान लीजिए एयरटेल टाई अप कर लिया अमेज़न से, तो फ्लिपकार्ट को स्लो इंटरनेट दे रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत चर्चा में रहा है। 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग बार-बार हम लोग बताते रहे हैं। 3D प्रिंटिंग जिसमें हम लोग क्या होता है कि मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स डालते हैं और डायरेक्टली आउटपुट कर सकते हैं। 4D प्रिंटिंग में क्या है कि आफ्टर प्रिंटिंग दे कैन चेंज देयर शेप, देयर पोजीशन चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। तो ये थोड़ा-सा 4D फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल है। मतलब प्रिंटिंग के बाद भी हम उसका शेप चेंज हो सकता है। तो 3D प्रिंटिंग से एडवांस वर्ज़न हो गया 4D प्रिंटिंग। ये सब चर्चा में रहा और उसी से संबंधित कुछ इसको आप यूज़ करेंगे मेंस में। जैसे ये तो हमने बताया है, जनरेटिव एआई हो गया, एलएलएम तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। देखिए ये टर्म है कि जब आप चर्चा करेंगे ये तीनों का, तो ये ज़रूर ये सब लिखेंगे। आर्टिफिशियल कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क, उसमें 3 तरह का होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, जो मैंने बताया कि आपने चिप लगा दिया न्यूरलिंक ब्रेन में और वो आसानी से जो भी डिसेबल्ड पीपल हैं, आसानी से रीड कर पाएगा, समझ पाएगा। जैसे स्टीफन हॉकिंग भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतने लंबे समय तक बचे रहे हैं, सारा काम करते रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भारत जेन, इंडिया में अगर एआई का डेवलपमेंट क्या-क्या हुआ है, तो एक एग्ज़ाम्पल ये है भारत जेन का, इसको ध्यान रखेंगे। भारत जेन प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल एलएलएम प्रोजेक्ट है जो कि जीआई पे काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से गूगल का है, या इसके जेमिनी जो इसका है, क्या नाम था उसका? डीप डीप क्या नाम है चाइना वाला का? मैं नाम भूल रहा हूँ। डीपसीक। हाँ, डीपसीक। डीपसीक तो इस तरीके से अब इंडिया भी चाह रही है कि अपने पास भी एआई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अभी तक काम कर रही, बना नहीं है। एआई इकोसिस्टम का कौन-कौन सा है? इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई पोर्टल, ऐरावत, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण मिशन है कि इंडिया में एआई पे कौन-कौन सा काम हो रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐरावत है, जीपीआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, युवा एआई है, नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम है, ऐरावत इनिशिएटिव है, इंडिया एआई पोर्टल है, इंडिया एआई मिशन है। तो ये 5-6 स्कीम, इसको ध्यान रखेंगे। बिग डेटा क्या है? तो बताइए क्या है ये? ये शॉर्ट में आ सकता है 7 नंबर में। फास्ट, जल्दी बताइए। कोई नहीं? बिग डेटा क्या होता है? जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, इसका 6 क्वालिटी होता है, 6 भी। वेरासिटी होता है, वेलोसिटी होता है, नहीं पर वैरायटी होता है। बिग डेटा इसका यूज़ हो सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा? 7 नंबर में, 8 नंबर में आ सकता है। अभी वर्तमान समय में क्या जितना भी डेटा जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, चाहे सोशल मीडिया चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, चैट जीपीटी चलाते हैं, सोरा चलाते हैं, जितना भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टोर होता है। डेटा 2 तरीके से स्टोर होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज़ करिए कि अमेज़न कंपनी यहाँ पे खोल रखी है इंडिया में, तो उसका जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है, जो डेटा हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अलग-अलग उसमें कंपनी अलग-अलग उसमें कस्टमर जुड़ा हुआ है, अलग-अलग वेंडर जुड़ा हुआ है, तो सारा डेटा प्रोसेसिंग सेम रीजन में हो, इंडिया में ही हो रहा है। एक बनाया गया बड़ा-सा
बिग डेटा स्टोरेज, और वहीं पे सारा काम हो रहा है। डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, जो बाहर होता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग, और सेम जगह हो रहा है तो एज कंप्यूटिंग। जैसे अमेजन की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, लेकिन इसका जो डेटा स्टोरेज कम है वो कहाँ है, अमेरिका में है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। जब वही चीज सारा डेटा स्टोरेज इंडिया में ही होगा और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, कहने का मतलब कि डेटा का काम ऑपरेशनल सारा कुछ सेम जगह पे हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। बिग डेटा क्या है, वही सारा डेटा का एक स्टोरेज बनाया गया है कि सारा स्टोरेज होगा, तो उसमें 6 भी से उसका प्रॉपर्टी होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वैरायटी, तो ये ध्यान रखेंगे 7 नंबर में आ सकता है। जीपीएस स्पूफिंग ये टर्म है, ये आप साइबर सिक्योरिटी में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिटिसिज्म में। रिसेंटली हुआ था सर, इजराइल कर रहा है जीपीएस स्पूफिंग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इज़राइल कर रहा है जीपीएस स्पूफिंग, जैसे कि लोकेशन चेंज कर रहा है ईरान के साथ, कि उसको लग रहा है कि कहाँ पे है, लेकिन वो कहने का मतलब है कि जीपीएस लोकेशन हम लोग गलत दिखाएँगे, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और ईज़िली तरीके से इंटेलिजेंस हम लोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये टर्म है। वासिनी प्रोजेक्ट, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, एआई बेस्ड है, 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई से संबंधित कुछ कन्वेंशनल टॉपिक जो चर्चा में रहा है, लेकिन चर्चा में जो रहा है इसमें एआई तो ज़रूर अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके अलावा भारत जेन प्रोजेक्ट, एआई का इकोसिस्टम क्या एप्लीकेशन है, और ये आपका बिग डेटा, उसको देख लेंगे। इधर ब्लॉकचेन ये सब चर्चा में तो रहा ही है। तीसरा टॉपिक आते हैं स्पेस बिग टेक्नोलॉजी। डेटा को थोड़ा सा और समझा दीजिएगा सर। बिग डेटा तो वही समझ में आ रहा है कि बहुत सारा डेटा हो जा रहा है, बिग इतना डेटा का ऐप मतलब, और इस हाँ, का यूज हो रहा है, तो हाँ, बिल्कुल, बिग डेटा का स्टोरेज मतलब ये हुआ, इश्यू का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कह सकते हैं। हुँ, डेटा बिल्कुल। लोकलाइजेशन का इशू हो सकता है। देखिए, बिग सर डेटा का मतलब सर ये है कि जैसे हम लोग डेटा को, हाँ, बताइए। सर जैसे मतलब इसको ये बोल सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी हम यूज करते हैं तो कुछ भी सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो वो उसमें आ जाता है, तो ये इसको हाँ, मैनिपुलेट वो करने के स्टोर लिए भी होता यूज है। किया जाता है ना। हाँ, जो जैसे डेटा को, जितना भी डेटा है उसको स्टोर किया जाता है, और वो स्टोर करने के लिए बड़ी-बड़ी जो है ना बिग डेटा स्टोरेज बनाया जाता है, और उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा प्रोसेसिंग होते रहता है, डेटा को सेफली स्टोर रखा जाता है, उसमें बार-बार अपडेशन किया जाता है ताकि वो डिक्रिप्ट ना हो जाए, उसको एन्क्रिप्टेड रखा जाता है, और वो बहुत बड़े-बड़े मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और वही काम अब जो हम लोग इसे देते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी, जैसे आपका टीसीएस है, इन्फोसिस है, क्या करता है? उसी जितने भी जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा काम प्रोसेसिंग का करते हैं। मतलब सर्विस देते हैं कि हाँ, आपका सारा कुछ डेटा को उसको स्टोरेज करना है, एनालाइज करना है, डेटा साइंटिस्ट वही सब उसी में होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी डेटा है उसको एनालाइज करना, प्रोसेस करना, उस अनुरूप उसको एडवर्टाइज करना, सेक्रेटली एन्क्रिप्टेड रखना, ये सारा चैलेंज है। स्पेस टेक्नोलॉजी डिफेंस, इसमें कन्वेंशनल टॉपिक कौन-कौन सा है? इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू से लेकर के अब तक, चंद्रयान 2 कौन-कौन सा मिशन है? चंद्रयान 3 ज़रूर पढ़ लेंगे। गगनयान इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदित्य L1 और ये भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ये आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, आदित्य L1 लॉन्ग में आ सकता है, तो इसको ज़रूर देख लेंगे। अभी वर्तमान में ये क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे? लगभग 400 किलोमीटर की दूर ऊपर में एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट पे किया जाता है, और एक तरह से क्या होता है कि क्री मॉड्यूल होता है ना? अलग-अलग सैटेलाइट्स को, 4-5 तक सैटेलाइट को ला उसको क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। जिस तरीके से वर्तमान में जो आईएसएस चल रहा है, जिसमें ईएसए 5 कंट्री के लोग हैं, नासा, जाक्सा, कनाडा का सीएनईएस और फ्रांस का। तो इस 5 तरह के लोग वहाँ पे इंटीग्रेट करके बनाया गया आईएसएस। उसी प्रकार से इंडिया भी प्रयास कर रही है कि 2035 तक, टिल 2035 इसको इंटीग्रेट करके अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। तो ये सर अच्छा 40 प्रोजेक्ट है। क्या? 40 है कि 35 है? नहीं, 35 ही है, 35 किया गया है।
चंद्रयान 4 रूपेक्स मिशन, ये भी अपकमिंग मिशन है। ये चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रयान 4 और रूपेक्स। चंद्रयान 4 शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेंगे। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और भारतीय अंतरिक्ष मिशन। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे थे, जेट इंजन भेजना है, जिस तरीके से भी स्पेस एक्स का फॉल्कन, जो है वो क्या रीयूजेबल है, जा करके ऊपर से यहाँ ले आता। पहले क्या होता था, हम लोग जब भेजते थे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन अब वो रीयूजेबल बना, तो इंडिया भी इस पे काम कर रही है। ये देख लीजिए। हाँ, एक रीयूजेबल रॉकेट भी है, एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, रूमी नाम का है। एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एयर हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, जब H2+O2 जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन जो लिया जाता है इग्नाइट करने के लिए, वो एटमॉस्फेरिक लिया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन ले करके उसको इग्नाइट किया जाता है। इसमें 3 तरीके का होता है, रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूल मोड। ड्यूल मोड का मतलब क्या है, जब रैमजेट स्क्रैमजेट कंबाइन टेक्नोलॉजी पे चलेगा। रैमजेट में क्या होता है, लगभग मैक 3 के स्पीड से चलता है। मैक 3 का क्या मतलब हो गया कि जब साउंड का स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ क्या होता है बताइए, मैक सर इसका रेशियो होता मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से कितना गुना ज्यादा है? साउंड नहीं होता है। कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड, किसका स्पीड ऑफ साउंड, क्या किसमें, कौन सा मतलब एयर में, एयर में सर, एयर एयर में में कितना होता है? 332 समथिंग, 332। हाँ 330, ओके। 330 तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ मीडियम, ये दोनों का रेशियो होता है। तो ये मैक 3 का लगभग है, स्क्रैम जेट में हाइपरसोनिक पे। तो ये टेक्नोलॉजी ध्यान रखेंगे, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ये शॉर्ट में आ सकता है या डिफरेंस आ सकता है रैमजेट स्क्रैमजेट में। नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स महत्वपूर्ण, एस्पेडेक्स, ये क्या है तो बताइए। स्पेडेक्स रिसेंट मिशन था सर, उसमें रेंडेजेवस डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को ये किया हाँ गया था। बिल्कुल, इसमें क्या है कि 2 रॉकेट को कैसे हम लोग डॉक कर दें, कैसे जैसे कि सपोज करिए, सॉरी, जैसे कि आप नीचे हम लोग देखते हैं कि रेलवे का डब्बा या रेलवे इंजन कैसे आपस में दोनों को ज्वाइंट किया जाता है या कैसे अनलॉक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वही काम जब अंतरिक्ष में होगा, डॉकिंग किया जाएगा, अनडॉकिंग किया जाएगा, उसी को बोलेंगे स्पेसडेक्स। और ये चौथा बना है कंट्री, 3 कौन-कौन है, अमेरिका, रशिया, चाइना। ये सब एग्जांपल में ऑटोसैट, कार्टोसैट यूएस यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग में या जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में, ये सब एग्जांपल है। ये सब कुछ मिशन है, ये सब एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। जूनो मिशन है, नासा का है, पेश है, मेविन है, तो जहाँ पे आ जाए अगर नासा का कौन-कौन सा इनिशिएटिव है, नासा का क्या-क्या काम कर रही है, तो आ सकता है, तो उसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, बाकी इधर ये थर्ड लॉन्च पैड, इंडिया का थर्ड लॉन्च पैड ये आएगा नहीं, बस ध्यान रखना है। इसको D2D यूज कर सकते हैं आप, जहाँ पे ICT की बात होगी या एप्लीकेशन में। डायरेक्ट टू डिवाइस, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, डायरेक्ट टू होम। अभी जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल में क्या होता है, एक तो आपका ऊपर में सैटेलाइट होता है, टावर होता है, और यहाँ मोबाइल होता है। तो पहले क्या होता है, मोबाइल से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट से यहाँ पे वापस आएगा। अब क्या है, ये हट गया, टावर का यूज नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल कम्युनिकेट होगा। इससे क्या होगा, इंटरप्शन बहुत कम। पहले क्या होता था, बारिश हुआ, तेज हवा चला तो नेटवर्क गायब हो गया, आवाज़ नहीं आ रही है। अब डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट और सारा कॉलिंग वगैरह। इसी को हम लोग टेक्नोलॉजी का नाम है D2D, डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखेंगे। कुछ और मिशन, पार्कर सोलर प्रोब, स्टारलिंक इसी इग्नोसैट। पे काम करता है। हाँ, स्टारलिंक का जो एग्जाम्पल अभी इंडिया में जो लॉन्च ही इसी पे काम करने वाली है। पार्कर सोलर, उसमें लगभग पता है कितना सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जानते कोई? 5000
5 नहीं 32,000 समथिंग है। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उतना सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और वो सारा डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट होगा। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, लिग्नोसैट, प्रोबा 3 ये ध्यान रख लेंगे। पार्कर सोलर प्रोब सन का स्टडी करने के लिए है, लिग्नोसैट जापान का पहला। ये सब एग्जाम्पल में यूज करेंगे, जहाँ पे वैसे इस मिशन का बात आया है तो उसमें आप बता सकते हैं जिस तरह का इनिशिएटिव, जैसे इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लिया गया लिग्नोसैट, उसी प्रकार से इंडिया काम कर सकती है, सजेशन में दे सकते हैं। सोलर प्रोब ये बहुत अच्छा सन का कोरोना का स्टडी करने के लिए है, इस प्रकार से L1 है। प्रोबा 3 है, ये सन का स्टडी के लिए है, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। आइरिस जो प्रोजेक्ट है ये ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो भी स्पेस डेब्रिस होता है और कैसे एक रिजिलेंट स्पेस इकोनॉमी बनाया जाए, इस पे काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल, कौन-कौन सा इंडिया एनर्जी सेक्टर कौन-कौन सा है, जो 5 सेक्टर एनर्जी सिक्योरिटी कैसे किया सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, इसमें हम लोग बताए भी हैं पहले भी, 3 तरह का मेन होता है, अभी चौथा एसएमआर हो गया। पीएचडब्ल्यूआर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट हैवी रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, और ये हाइड्रो, सोलर, बायोमास, हाइड्रोजन। इधर देख लीजिए स्मॉल मॉड्यूल क्या होता है, ये सिंपल फैक्ट्री मेड है, मतलब ऐसा स्मॉल, हाँ स्मॉल बताइए कोई। मॉड्यूलर सर, इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट होती है और इसे सबसे अच्छी बात ये है कि इसको किसी घना बस्ती में भी लगाया जा सकता है। यही थोड़ा बिल्कुल, कॉस्टली बहुत आता बढ़िया। है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें आप इजीली सिर्फ इंस्टॉल करते हैं, इसमें वहाँ पे ये नहीं है कि आप वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, सारा क्या करना है बाहर से लाना है, फैक्ट्री मेड है, उसको लाए वहाँ असेंबल किए और आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया का जो रसिया प्रोजेक्ट के है साथ उसका इसका नाम है किया ना हम लोग से, क्या? रसिया के साथ इसका डील किए है ना। इसका नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये सर भारत स्मॉल रिएक्टर्स। इंडिया में अभी 6 लगाने की घोषणा हुई है, अधिकतर तमिलनाडु में है 4। हाँ, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है भारत स्मॉल रिएक्टर। एसएमआर ही है लेकिन इंडिया का नाम है भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ध्यान रखेंगे। सर भारत बट स्मॉल रिएक्टर में इंडिया कुछ चेंजेज लाके बना रहा है ना, वो शायद एसएमआर जो बाहर से आ रहा है वो बोला एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा मतलब कहने डिफरेंस। का मतलब ये है कि एसएम टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो एसएमआर टेक्नोलॉजी ही है ना, एसएमआर टेक्नोलॉजी के तर्ज पे ही अब भारत का अपना स्मॉल रिएक्टर होगा और वो इंडियनाइजेशन रहेगा, उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की जाएगी, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी थीम वही एसएमआर। ठीक है, बीएस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये आप सोलर एनर्जी में इसका एग्जांपल दे सकते हैं, विंड एनर्जी में दे सकते हैं, हाइडल में दे सकते हैं, जियोथर्मल में दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल। सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, अब ये सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन से भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो जा रहा है, अगर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बना ले तो, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है सोडियम। दूसरा बात ये है कि लिथियम बहुत ज़्यादा महँगा होता है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। लिथियम आयन में क्या है कि टेम्परेचर कम पे तो काम ठीक करती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कभी-कभी वो ब्लास्ट भी कर जाती है, जबकि सोडियम आयन के साथ ऐसा नहीं है, ये हाई टेम्परेचर पे रेसिस्ट कर सकती है। तो इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रिन्यूएबल का बात हो, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, H2+O2। जिंक है भाई, हाँ ये देखिए टिंग टेक्नोलॉजी, ये अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसमें ये है कि आर्मी के लिए जो मिलिट्री पर्सनल है उनके लिए ये बनाया गया टेक्नोलॉजी। इसमें है कि जब चलेंगे मिलिट्री पर्सनल तो उससे जो मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगा वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसमें लगा रहेगा बैटरी और वो एनर्जी स्टोर करते जाएगा। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का टेक्नोलॉजी सजेशन जैसा आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने बताया था कि जहाँ पे आप कुछ नहीं हो, ब्लैंक हो, तो आईसीटी आपके पास है, आईओटी, ऑटोमेशन, रियल टाइम, आईसी, एआई हो गया, ऑटोमेशन, जनरेटिव एआई, जीआईएस, उसमें जियोस्पेशियल टोपोग्राफी करते हैं, मैपिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग, 2 तरह का रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, ड्रोन से कर सकते हैं, सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फिर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हो गया, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी,
तो जहाँ पे आप टोटली ब्लैंक है तो ये आपका यूटिलाइज करके आप एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। दैट्स व्हाई ये लिख दिया गया है। सिलेबस में आपका यही है, इसको जितना मैं टॉपिक बताया हूँ उसको जो अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर एक-एक पेज का भी नोट्स बना लिए, अभी पर्याप्त समय है। अगर आप डेली 2-2 दिन काम करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट पे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक-एक पेज का नोट्स क्या-क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, की ऑब्जेक्टिव्स जिनका भी थोड़ा तैयारी लग रहा है कि डर लग रहा है, तैयारी कंप्लीट नहीं है। इंट्रोडक्शन बनाइए, कंक्लूजन बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उससे संबंधित कौन-कौन से इनिशिएटिव्स है, 3-4 के डिसीजन, लास्ट में कंक्लूजन। जितना टॉपिक्स मैं बताया हूँ बहुत सारा, और बाकी तो कुछ एग्जांपल्स ही है वो। ये एप्लीकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल हेल्थ, ये सारा हमने चर्चा भी की है, लगभग 10-12 टॉपिक हम लोग बात किए भी हैं, वीडियो होगा भी। जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, इस पे काम, और जिनका कुछ अगर नहीं भी बना है बना लीजिएगा। ये देख लीजिए, उसी का डिस्क्रिप्शन है, टाइप ऑफ सेल्स अलग-अलग प्रकार का होता है, इसको पढ़ लेंगे। जो मैंने बताया था कि जर्म-लाइन सेल होता है, स्टेम सेल होता है, सोमैटिक सेल होता है, टोटिपोटेंट है, प्लुरिपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफरेंस क्या-क्या है। तो इसको भी आप इतना भी अगर आप कर लेते हैं काफ़ी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए, कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ फॉरेन डीएनए, मतलब जो बाहर से डीएनए आया है उसको हम लोग उसमें रिकम्बिनेंट करते हैं। कौन-कौन सा यूज़ किया जाता है? सीजर के रूप में, स्टिक्स, जैसे देखिए जैसे हम लोग जब जीन बनाते हैं, तो काटते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि 2 चीज़ यूज़ किया जाता है। जैसे इसको काटना है तो क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए। अब क्या कि इसको काट के हटाएँगे, तो जब काट के हटाना होगा, तो फिर वहाँ पे ये काट के हटेगा यहाँ पे, जब काट के हटेगा तो फिर वहाँ पे ग्लू से चिपकाया जाएगा। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं लिगेज। काटने वाला जैसे कौन-कौन सा होता है? क्रिस्पर, cas9, टैलेन, ज़ेडएफ़एन, ये सब टेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर सीजर। जीन एडिटिंग, क्रिस्पर cas9 के बारे में लिखा हुआ है। जीन थेरेपी पता ही दिया है, कार्डियो सेल थेरेपी, इसको पढ़ लेंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या और 3 पैरेंट में भी, ये 3 दोनों शॉर्ट में आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है कि जो हेल्दी सेल होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, तो डीएनए होता है, तो उस डीएनए को, जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया है मदर के पास, उसको हटा करके अच्छा वाला डोनर के डीएनए हम लोग लगा देते हैं। जीन साइलेंसिंग, सब नाम से करवाना नहीं है, वही जो डिस्टर्बटेड जीन है, खराब जीन से, अनहेल्दी जीन से, उसको साइलेंट कर देना। ये टेक्नोलॉजी है डीप, उसमें डीएनए मिथाइलेशन किया जाता है, मिथाइल को एड किया जाता है और जीन साइलेंसिंग किया जाता है। जीनोम एडिटिंग, जब जीनोम को एडिट करते हैं वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। जो नहीं पढ़ा है इतना भी पढ़ लेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देख लीजिए, ये अलग-अलग प्रकार का आपका टोटिपोटेंट, प्लुरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट चर्चा किया। बायोटेक्नोलॉजी बताएँ, जीनोम एडिटिंग हो गया, डीएनए, आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये सब आ सकता है शॉर्ट में, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन है, वो उसमें थोड़ा-सा क्या है कि कोर टॉपिक, कोर साइंस टॉपिक पूछ सकता है, बाकी तो एप्लीकेशन है ही। लेकिन ये 7 नंबर वाला में है क्या, जो 7-5 क्वेश्चन है, उसमें कोर भी पूछ सकता है या एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। और माइक्रो आरएनए के बारे में बता दीजिए, वो इस बार नोबेल प्राइज भी मिला, हो सकता है कहीं पूछ दे। माइक्रो आरएनए देखिए कुछ नहीं है, माइक्रो आरएनए में क्या होता है, सिंपल सा है, जो आरएनए का ही स्मॉलेस्ट वर्जन है, ठीक है। उसमें क्या होता है माइक्रो आरएनए में, जब हम लोग आरएनए को एडिट करते हैं, आरएनए को हम लोग जब एडिट करते हैं, आरएनए को ही हटा देते हैं, और उसमें जो खराब जीन है, दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे होगा इसमें।
ये देख लीजिए, ये ऑर्गेन चिप है, इसे हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, इसका ये एप्लीकेशन है, ये भी हम चर्चा कर दिए हैं। बायो 3 पॉलिसी जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एम्प्लॉयमेंट पे है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि आपका जीनोम का हम लोग कंपाइलेशन बनाते हैं, ये सारा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो AI हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो गया, ये सब हम लोग देखे ही, LLM देख लिए। तो एक बार पढ़ लेंगे इसको, जो हमने चर्चा कर ही दिया। मशीन लर्निंग हो गया, लार्ज एक्शन मॉड्यूल्स हो गया। इसमें क्या है, लार्ज एक्शन मॉड्यूल्स में क्या है, विकलांग के माइंड को ऐसा चिप लगा देते हैं और वो स्टडी कर सकता है, या किसी भी प्रकार का जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिसका कि डिसेबल्ड है और वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, जो बात कर रहे थे माइक्रो, इसमें नहीं है। ये देखिए, ये इस बार जो फिजिक्स में जो नोबेल मिला था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वही ANN, उसमें वही है, क्या-क्या है, जहाँ पे ब्रेन की तरह जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लगे, जिस तरीके से उसके पास न्यूरल लिंक होता है, हमारे पास ये क्या-क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस, डेंड्रिट्स, ठीक उसी प्रकार से मशीन का भी अपना सारा सिस्टम है। देखिए, ब्रेन नेटवर्क और आर्टिफिशियल नेटवर्क, इस तरह से देखिए हमारे पास न्यूरॉन है, सिनेप्सिस है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी नोड बनाया जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे, ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। भारत जेन प्रोजेक्ट, ये क्या प्रोजेक्ट है? इंडिया का कैसे AI अपना एक बने, चाहे जिस तरह से अलग-अलग कंपनी का है, सोरा है, चैटजीपीटी है, फेशियल रिकॉग्निशन, क्या-क्या एडवांसमेंट है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, नॉन सिक्योरिटी में आधार कार्ड, एयरपोर्ट्स, बैंकिंग, डिफेक्ट्स हमने बताया ही। इसमें सेक्शन याद रखेंगे, सेक्शन 66D IT 2000 और रूल 31, इसको देख लेंगे। ये हम चर्चा किया ही, AR/VR, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वही सब है। सुपर कंप्यूटर्स हम लोग उसमें ये जो स्कीम है NSM, तो एक बार पढ़ लेंगे, सारा इम्पोर्टेंट है। आप सब जगह एक ही जगह चीज़ लिख दिया गया है, अलग-अलग जैसे हम सुपरपोज़िशन है, एंटेंगलमेंट है, इंटरफेरेंस है। बिग डेटा, देखिए इसमें वॉल्यूम होता है, वैरायटी होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है, स्टैटिक्स होता है बिग डेटा का। क्या है इसका, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक में, अलग-अलग फील्ड में इसका यूज़ किया जा सकता है। जितना अधिक हमारे पास डेटा रहेगा, उतने अच्छे से एनालिसिस कर पाएँगे, उतने अच्छे से हम लोग इंटरप्रेट कर पाएँगे और टारगेटेड थेरेपी दे पाएँगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस डेस्क, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, आदित्य L1, इसको एक बार पढ़ लेंगे, कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी रहा है इसमें। L1, इसमें कौन-कौन स्टेबल होता है, L1, L2, L3 अनस्टेबल पॉइंट होता है, L4, L5 स्टेबल पॉइंट होता है। RLV क्रायोजेनिक इंजन, हाँ, ये देख लीजिए, ये आ सकता है, इसको एक बार देखिए। जब भी कंपेरिज़न करने की बात आए, तो ऐसे लिखा कीजिए, कौन एयरटेक, यहाँ पे एयरटेक नहीं लेता है, यहाँ पे एयरटेक इंक्वायर, कौन-कौन सा फ्यूल होता है, सुपर फ्यूल H2O2 होता है, इसमें गैसोलीन, केरोसिन यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर कम होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा ही है, तो ये अपना देख लीजिए। अभी एक नया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसमें क्या होता है कि लिक्विड हाइड्रोजन के बदले रिफाइंड केरोसिन यूज़ किया जाता है, बस, बाकी O2 रहेगा ही, बाहर से जो लेते हैं। मिसाइल 2 तरह का, क्रूज, बैलिस्टिक, इतना भी आप ध्यान रखते हैं, आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन भी छूटा, मतलब फिर आप सीधे 5 नंबर 7 नंबर आपका खत्म। तो वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, टोटली सारा अटेम्प्ट होना है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी, ये 3 तरह का जो होता है। मोटर रिएक्टर हो गया। देखिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो मैकेनिकल में कौन-कौन होता है, पम्प्ड हाइड्रो के माध्यम से स्टोरेज किया जाता है, फ्लाईव्हील, कंप्रेस्ड एयर, सेकेंडरी बैटरी,
इलेक्ट्रिकल में कौन-कौन सा तरीका है, एग्जाम्पल है, इसको देख लेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल H2+ O2, जहाँ पे वो ये प्रोडक्शन में क्या निकलेगा, फिर आउटपुट क्या निकलेगा, वो H2O निकलेगा। मतलब एक तरह से ये टोटली इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये जो हमने पढ़े हैं, TNG टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेंगे। इट्स फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग रेलवे और एयरपोर्ट और रोड के अलावा ये चौथा मोड हो गया। इसमें ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब होता है। और काम कौन टेक्नोलॉजी पे करता है, मैगलेव, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी वही होता है। बस इसमें अंतर यही है कि टोटली वैक्यूम कर दिया जाता है, बाकी टेक्नोलॉजी वही रहता है। जो मैगलेव, जहाँ पे मैग्नेटिक जो चुंबक का रिपेल होता है, उससे आगे बढ़ता है। जियो स्पेशियल, जहाँ पे रिमोट सेंसिंग की बात होती है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, ट्रैफिक, ये एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक। किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ में, एनवायरमेंट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नया टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ कुछ नया चीज रहा है, उसको देख लेना है। ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी, जो कि प्यूरिफाइंग करता है वाटर को। नैनो ट्रांसपोर्टर्स क्या है, एक तरह से जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हम लोग करते हैं, उसके लिए कि जहाँ पे जो अफेक्टेड सेल है, उस अफेक्टेड सेल के पास जाके डायरेक्ट मेडिसिन पहुंचे। नैनो फूड टेक्नोलॉजी, इजीली हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा उसमें टेक्निकल नहीं जाना, आपको उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। नैनो फूड क्या होता है, इजीली हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या पूछ रहे थे आप, माइक्रो आरएनए, वो क्या, वो बस यही होता है कि उसमें आरएनए ही है, बस उसमें सिंपल सा क्या बात होता है कि कैसे हम लोग आरएनए को अच्छे से स्टडी करें, स्टडी करके जो आरएनए का भी, उससे भी, जैसे कि आरएनए में होता है ना, 2 पार्ट होता है, एमआरएनए और होता है, और एक कौन सा होता है, टीआरएनए। जानते नहीं बात, आरएनए में यस सर, 2 होता है, ट्रांसपोर्ट एमआरएनए और टीआरएनए, है ना। ट्रांसलेशनर और ये मैसेंजर, है ना, उसके बाद ही ना बनता है प्रोटीन। मैसेंजर पहले वहाँ से डीएनए हुआ, डीएनए के बाद आरएनए होगा, आरएनए के बाद मैसेंजर जाएगा, फिर वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट के बाद प्रोटीन बनता है। तो ये माइक्रो एमआरएनए और टीआरएनए, उसके भी मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, ताकि इजीली हम लोग जीन एडिटिंग कर सकें, जीन साइलेंसिंग कर सकें, और बाकी अपना ये डायग्राम बना दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में है, उसका क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट में वही सब बताएंगे कि कैसे हम लोग हेल्थ केयर में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, एनिमल साइंस में कैसे कर सकते हैं, तो यूटिलाइज बता देंगे माइक्रो आरएनए का। ठीक है, क्लियर है, बताइए किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो। ये बाकी सिलेबस है उतना, जिनका नोट्स नहीं बना है नोट्स बना लेंगे, एक एक नहीं बनाएंगे, जो कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं। अभी भी 25 दिन समय है, बहुत समय होता है।